अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सब कैसे हो? गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है क्लास, तो आज से जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और हमारा इसको करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी प्रोब की ओरिएंटेशन को देखेंगे। ठीक है, बेसिक फिजिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। और फिर वन बाय वन करके हम जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको सबसे पहले हम उसकी अनाटमी प्लस ब्लड सप्लाई, और फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पेशेंट पोजीशनिंग, और नॉर्मली हमें जो ऑर्गन है वो कैसा नजर आता है, और देन हम उसकी बेसिक पैथोलॉजीज जोन सी होंगी जिसके पेशेंट्स हमारे पास डेली रूटीन में आते रहते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें ओवरऑल सारी पैथोलॉजीज एडेड नहीं है। ठीक है, बस बेसिक पैथोलॉजीज जैसे अगर हम लिवर की बात करें तो उसके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस सिरोसिस, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और फैटी लिवर प्लस उसकी ग्रेडिंग। तो इस तरह से 6 to 7 बेसिक पैथोलॉजीज हर ऑर्गन से रिलेटेड इसके अंदर ऐड की हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Abdominal ultrasonography is a form of medical ultrasonography to visualize abdominal anatomical structures, and it uses transmission and reflection of ultrasound waves to visualize internal organs through the abdominal wall. इसके अंदर जो हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हुए हैं कि हम लोग पल्सेस को भेजते हैं, इकोस हमें रिसीव होती हैं, रिफ्लेक्ट होके जो हमारे पास इकोस आती हैं वो हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, और हमें क्या जरूरत पड़ती है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करने की, ताकि हमारे जो एब्डोमिन है उसमें जितने भी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं हम लोग उसको देख सकें। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? लिवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, एब्डोमिनल वेसल्स लाइक एओर्टा, आईवीसी, स्प्लीन, किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, दीज आर द बेसिक ऑर्गन्स जिसको हमने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखना होता है। बेसिक फिजिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अल्ट्रासाउंड मोड्स अगर हम देखते हैं, देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मोड्स आते हैं। ब्राइटनेस मोड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग कर्वीलिनियर प्रोब के ऊपर जब हम लोग स्कैन कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली बी मोड जोन सा होता है, उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे होते हैं। एनिक का मतलब होता है जहाँ पर हमें कोई भी इको जोन सी होती है वो रिसीव नहीं होती हैं, दैट इज नोन एज एनिक, या फिर इक्वल्यूसेंट जो इको फ्री एरिया होता है। हाइपो इक्विक होती हैं वो वाली जहाँ पे वीकर इकोज आती हैं और वो हमें डार्क नजर आती है, और हाइपर एक्विक हमें ब्राइट नजर आती है और वहां पर इको जोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ये देखें, ये हमारे पास एनिक्विक एरिया है। ये हमारे पास हाइपर एक्विक एरिया जो कि ब्लैकिश ग्रे में नजर आता है, और हाइपर एक्विक जोन सा होता है वो हमें ऐसा नजर आता है जो कि ब्राइट होता है। एम मोड कौन सा होता है? ये मोशन मोड होता है। इसके अंदर हमें कंसेक्यूटिव बी मोड की इमेजेस मिल रही होती हैं, किसी स्ट्रक्चर की मूवमेंट चेक करनी है, या फिर किसी भी तरह से, जैसे सपोज अगर हम लोगों ने फीटल हार्ट रेट देखना है, या फिर हम एकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करें तो उसको में हम लोग मोशन मोड जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, पॉपुलर मोड की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आइदर ब्लड फ्लो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी जो उसका डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि वो जो ब्लड की प्रेजेंस है वो हमारे लिए ऑडिबल है या नहीं है, स्पेक्ट्रल वेवफॉर्म आ रहा है उसके अंदर या नहीं आ रहा, कलर हम लोग उसके अंदर डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जिसको हम लोग डॉपलर मोड के ऊपर देखते हैं। कलर डॉपलर के ऊपर हम लोग कलर को जो सा उसको डिटेक्ट करते हैं, टिश्यूज देखते हैं, टिश्यू के मोशंस को देखते हैं, टू डायमेंशनल हमारे पास यहाँ पे स्कैनिंग हो रही होती है, डायरेक्शन और वेलोसिटी के बारे में हमें बताता है। और इसके अंदर भी हम लोग बी मोड के ऊपर ही इसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। जो हमारे पास रेड होता है उसका मतलब होता है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर, जो कि हमारे पास आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है ना, तो वो होता है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। वाइल जो ब्लू वाला होता है उसका मतलब होता है कि ब्लड जो सा है वो ट्रांसड्यूसर से अवे मूव कर रहा है।
ये हमारे पास एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये सेंटर में हमारे पास अम्बलाइकल रीजन होता है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा, और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होगा। नीचे वाले हमारे पास जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स हैं, ये हमारे पास इलियक रीजन्स है, ठीक है। और ये फ्लैंक पे हमारे पास आते हैं लंबर रीजन्स, और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन्स के साथ हमारे पास आते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स। तो व्हाट आर द इंडिकेशंस, हमने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करने की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। सबसे पहले किसी पेशेंट को एब्डोमिनल या फिर फ्लैंक पेन हो रही है, बैक पेन हो रहा है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर क्या आते हैं कि रिट्रोपेरिटोनियल रीजन कौन सी है, जैसे पेशेंट को जॉन्डिस है, कोई एबनॉर्मेलिटी फील हो रही है, जैसे सपोज अगर आपको पेशेंट बता रहा है कि उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रही है, ठीक है। आप जो फिंगर टेस्ट करके उसके साथ देखते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि यहाँ पे कोई मास पड़ा हुआ है। जिस तरह से अगर स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, तो उसको भी हम लोग फिंगर्स के साथ प्रेशर दे के देखते हैं कि आइदर जो ऑर्गन है वो हमें, हमारी जो फिंगर्स हैं उसकी टिप पे लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगाली को जिस तरह से हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद अगर हमारे पास, आपके पास कोई पेशेंट आता है अपनी लैब फाइंडिंग्स लेके, सपोज अगर उसने सीबीसी वगैरह करवाया या कुछ भी इस तरह से, उससे अगर आप लोगों को कोई क्लू मिल रहा है इस चीज का कि आइदर इनको एब्डोमेन में कोई हो सकता है, तो आप लोग वहां पर, हम लोग क्या करते हैं कि उनको एडवाइस करते हैं कि आपने एब्डोमिनल स्कैनिंग करवानी है, ठीक है। और या फिर ऐसा हो कि एक पेशेंट है वो हेपेटाइटिस के साथ आपके पास रिपोर्ट हुआ और अब आपने उसको फॉलो अप के लिए दोबारा से बुलाया है, तब हम लोग उनका स्कैन करेंगे। कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, ट्रांसजगुलर इंटरहेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट, ठीक है, स्टेंट से डलवाते हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई हिपाटोमा है उसकी स्क्रीनिंग करनी है, कोई फॉलो अप करना है, कोई लिवर इलास्टोग्राफी, कोई भी ऐसी अगर हमारे पास पेशेंट अगर आएगा तो उसकी वैल्यूएशन करनी होती है। एब्डोमिनल ट्रॉमा, कोई मेटास्टेटिक डिजीज हो गई है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, या फिर किडनीज में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई। और अच्छा, एक और बात, जब भी आपके पास पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिन से रिलेटेड, अगर आपके पास फीमेल पेशेंट स्पेसिफिकली अगर रिपोर्ट होती है, ये मेल पेशेंट एज वेल, तो उनके लिए हम लोग कौन सा स्कैन करते हैं, केयूबी स्कैन जो सा होता है वो स्पेसिफिकली हम लोग करते हैं किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर, ठीक है। उसके अंदर प्रोस्टेट या फिर उसके अंदर हम लोग गायनी जोन सा उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने इसके अंदर, जाहिर है अगर हम लोग किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को देख रहे हैं तो ब्लैडर के साथ हम लोग प्री वर्ड पोस्ट वर्ड तो लेंगे, ठीक है। तो फिर मेल्स के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन रह जाता है, प्रोस्टेट, फिर हम लोग प्रोस्टेट को भी मैयर कर रहे थे, लेकिन फीमेल के अंदर हम लोग यूट्रस और ओवरीज, ये स्कैन जोन होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ब्लैडर के अंदर प्री वर्ड पोस्ट वर्ड तक ही रहते हैं फीमेल्स का, अगर हम लोग स्कैन करें तो किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्कैन होता है। उसके अंदर हम लोग यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन देखते हैं, या फिर पेशेंट को अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है, और उसके अलावा हाइपरटेंशन, पेशेंट को अगर इस चीज के बारे में आइडिया नहीं हो रहा कि उसका जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, या अगर डायबिटीज है वो कंट्रोल नहीं हो रही, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक दफा केयू भी करवा लेते हैं कि किडनीज के ऊपर तो ये कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रहा, रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस अगर हो जाती है, या फिर कोई रिट्रोपेरिटोनियल फ्लूइड पड़ा होता है, असाइटिस हो जाती है पेशेंट को, कोई कंजेंटल एब्नॉर्मेलिटी, जिस तरह से अगर हम लोगों ने कंजेंटल एब्नॉर्मेलिटीज पड़ी थी उसकी, यूट्रस की, ठीक है। तो कंजेंटल एब्नॉर्मेलिटीज में होता है ना कि एक साइड की फलोपियन ट्यूब भी प्रेजेंट नहीं होती, तो हमें पता है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, फीमेल पेशेंट्स जिसके अंदर एक साइड की फलोपियन ट्यूब ना हो, मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदर रीनल एजेनेसिस जोन्स होती है, ये भी कंजेंटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर उसको हम लोग सस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसको इवेल्युएट करने के लिए देखते हैं अगर बच्ची बहुत ज्यादा छोटी है। फिर कोई पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटरसेप्शन, कुछ भी बावल एबनॉर्मेलिटीज, इन सब से कोई ट्रांसप्लांट करवा रहा है पेशेंट, उसके लिए हम लोग उसकी गाइडेंस के लिए करते हैं। या फिर अगर आपने पेशेंट की इंटरवेंशन रेडियोलॉजी परफॉर्म करनी है, तो उस दौरान हम लोग एब्डोमिनल जो है इसको परफॉर्म करते हैं। अब आपके पास हमारे पास यहाँ पे कुछ पैथोलॉजीज गिवन है अकॉर्डिंग टू रीजन्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैथोलॉजी आ रही है, अगर पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, तो मोस्ट सस्पेक्टेडली यहाँ पे गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, स्टमक अल्सर हो सकता है, या फिर पेंक्रेटाइटिस कॉज हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन है तो स्टमक अल्सर, हार्ड वन, या फिर इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड पे पेन है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्टमक अल्सर हो सकता है, डुodenal अल्सर हो सकता है, यूरिकोलिक पेक्लेटाइटिस कोज हो सकता है। अगर फ्लैंक पेन हो रही है पेशेंट को, तो फिर किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, या फिर लंबर हर्निया। और अगर
अम्बलाइकल रीजन में पेन है, आईबीडी हो सकता है पेशेंट को, अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है। अगर इसी तरह से लेफ्ट फ्लैंक में पेन हो, सेम वही हमारे पास पैथोलॉजिस्ट किडनी स्टोन्स, जिसको हम लोग नेफ्रोलिथेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर डाइवर्टिकुलर डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, आईबीडी एज वेल। अगर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, फिर उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस। और ओके, एक सेकेंड। अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। देन हमारे पास पेशेंट प्रिपरेशन जो सी होती है अपकमिंग में, वो कौन सी होती है? तो पेशेंट की प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले ये चीज आती है कि जब भी आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना है तो आपने पेशेंट को 6 to 7 आवर्स की फास्टिंग जो सी होती है ये रिक्वायर्ड होती है। अगर हम पेशेंट को ये कहें कि आप रात का खाना खा लें और सुबह नाश्ते से पहले आपने हमारे पास आना है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर चुका हुआ है और आपके पास वो शाम में आता है, तो फिर आप पेशेंट को यही कहेंगे कि 6 to 7 आवर्स की फास्टिंग जो सी होती है ना, वो रिक्वायर्ड होती है। उसके बगैर, अच्छा, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पेशेंट अगर केयूबी के साथ आया है ना, तो फिर आपके लिए फास्ट उसके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है। अब हम लोग मोस्टली जो फास्टिंग होती है ये क्यों करवाते हैं? गॉल ब्लैडर के लिए, ताकि हम लोग गॉल ब्लैडर कौन सा है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकें। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गॉल ब्लैडर के लिए हम लोग पेशेंट की फास्टिंग क्यों करवाते हैं? हमें पता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? बाइल। अब जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर से निकलता है। ठीक है, और वो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। अब बाइल जो सा ये एक फ्लूइड है। ठीक है, बाइल जो सा ये फ्लूइड है। अब बाइल जब तक गॉल ब्लैडर के अंदर होगा, हमें गॉल ब्लैडर जो सा है वो प्रॉपर एनेक हमें नजर आएगा। अगर हमने किसी गोल स्टोन्स को देखना है, कोई पॉलिप देखने हैं, कोलिसिस्टाइटिस देखना है, हम लोग उसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर पेशेंट ने खाना खाया होगा तो वहां पे बाइल को दोबारा से बिल्डअप होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और वो प्रॉपरली जोन सा है गॉल ब्लैडर जोन सा होगा वो डिस्टेंडेड नहीं होगा। अब जब गॉल ब्लैडर प्रॉपरली डिस्टेंडेड नहीं होगा तो हम लोग उसके ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आपने गॉल ब्लैडर का भी स्कैन साथ करवाना है और आप लोग चाहते हैं कि आपका प्रॉपर अच्छे से स्कैन हो जाए, आपका पूरा एब्डोमेन कवर हो जाए, तो फिर आप 6 to 7 आवर्स की फास्टिंग जोन सी होती है उसको परफॉर्म करके फिर आपने हमारे पास आना है। ठीक है। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट्स का जो गॉल ब्लैडर होता है वो पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड होता है, तो हम लोग उसके ऊपर पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड ही लिखेंगे, हम लोग उसके ऊपर कमेंट जो है वो नहीं करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग स्टोन्स जोन से होते हैं उसको वो हमें प्रॉपरली नजर ही नहीं आ पा रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई शेडो ही नहीं बन रहा होता। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर स्लज बना होता है, हम लोग को लगता है कि यहाँ पे अभी बाल जोन सा वो बिल्डअप हो रहा है, इस वजह से ही हमें ऐसा नजर आ रहा है। तो इसी वजह से हम लोग किसी भी पैथोलॉजी को मिस डायग्नोज करें तो उससे बेहतर है कि आपको जो नजर आ रहा है आप वो लिखते हैं। अगर तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है तो डू ऑलवेज राइट गॉल ब्लैडर इज कॉन्ट्रैक्टेड। अगर वो पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपने लिखना पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है। और आपने पेशेंट को स्कैन करने से पहले ये सारी चीजें जो सी होती है प्रिपरेशन आपने बतानी है। हाँ, अगर किसी पेशेंट ने कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म कराई हुई है तो उसके लिए जरूरत नहीं है पेशेंट को ब्लैडर वो फास्टिंग की। ठीक है, लेकिन 3 to 4 आवर हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ताकि जो गैसेस हैं वो सप्रेस हो जाए प्रॉपर, आप लोग आपका जो स्कैन है वो आप लोग प्रॉपरली उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, लेकिन वैसे एज सच इसकी अगर गॉल ब्लैडर अगर उन्होंने स्कैन नहीं करवाना फिर इसकी नीड नहीं होती है। ठीक है, 2 to 3 या 1 लीटर जो सा होता है ना पानी आपने पेशेंट को स्कैन से पहले पिला देना, वो इसी वजह से क्योंकि जाहिर है जब हम लोग एब्डोमेन का स्कैन करेंगे तो हमने जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पे भी कमेंट करना है कि कहीं पेशेंट को सिस्टाइटिस तो नहीं है। अगर हमें ड्यूरिंग स्कैन कहीं किडनी के अंदर कोई स्टोन नजर आ गया, हम लोग यूट्रस को यूरेटर्स को साथ साथ ट्रेस करते हुए आ रहे हैं,
तो हमने ब्लैडर्स के अंदर भी पैथोलॉजी देखनी है। तो अगर हमें ब्लैडर के अंदर पैथोलॉजी नहीं नजर आएगी, ब्लैडर जो उनसे वो फिल ही नहीं होगा, हम लोग उसके ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकते। हम यही लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी। ठीक है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए बजाय कि हम लोग पेशेंट को दोबारा फॉलो अप पे बुलाएं, तो उससे बेहतर है कि आपने क्या करना है कि पेशेंट की एक दफा पहले से ही प्रिपरेशन जो सी है उसको करवा लेना। अब जाहिर है जब पेशेंट का ब्लडर कंप्लीटली डिस्टेंडेड होगा, फिर ही आप उसकी वॉल थिकनेस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं ना कि आइदर इसकी जो वॉल थिकनेस है वो इतनी है। अदरवाइज हम लोग सिस्टाइटिस को रूल आउट कर ही नहीं सकेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो ये कुछ प्रिपरेशन होती है पेशेंट की जो कि करवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर ट्रांसड्यूसर हम लोग कर्वीलिनियर प्रोब जो सा है उसको यूज करेंगे। अपेंडिक्स अगर आपने देखनी है या फिर हर्निया को आपने डायग्नोस करना है, तो उसके लिए आप लोग लीनियर प्रोब जो सा है उसका यूज करेंगे। ठीक है। नो डाउट हमें ये चीज जो सी है कर्वीलिनियर प्रोब के ऊपर भी नजर आ जाती है, बट ये उनके लिए होता है जो बहुत ज्यादा इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज हो चुके होते हैं, जिनकी जो इनको जिनको इस फील्ड में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होता है। जो हमारी तरह बिगनर्स होते हैं, हम उनके लिए मोडालिटी ऑफ चॉइस कौन सी है वो है लीनियर प्रोब। बिकॉज लीनियर प्रोब कौन सा होता है, इससे हम लोग सुपरफिशियल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं उसको असेस करते हैं। ठीक है। तो अपेंडिक्स और जो होता है हर्निया उसको देखने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे, लीनियर प्रोब का। प्रीसेट हमेशा आपका एब्डोमेन पर होगा। मशीन की प्लेसमेंट, मशीन हमेशा आपकी राइट साइड पर होना चाहिए, यानी जो प्रोब होगा वो आपके राइट हैंड में होगा, और लेफ्ट हैंड जो सा होगा वो हमेशा किसकी तरफ जा रहा होगा, प्रीस के बटन पे, यानी नोब्स जिसके साथ आप लोग बटन जोन से हैं उसको प्रेस कर सकते हैं। सेट कैलिपर जो भी चीजें आपने करनी है मशीन को जब आपने ऑपरेट करना है, तो वो आपने हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से करनी। ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोब्स हैं, ये हमारे पास लीनियर प्रोब है जिसके साथ आप अपेंडिक्स और उसको रूल आउट करेंगे हर्निया को। ठीक है। ये हमारे पास कर्वी लीनियर प्रोब है जिसके साथ हम लोग पूरा अपना एब्डोमिनल स्कैन जो सा उसको परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास एक इंडिकेटर होता है हर अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर, हर अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रोब जोन सी होती है उसके साथ ये ऑलरेडी लगा होता है। ये प्रोब जोन सा होगा, अगर तो ये इंडिकेटर जोन सा ये आपकी तरफ फेस कर रहा है, तो इसका मतलब है आपका प्रोब जोन सा वो किस पोजीशन में है, एक्सियल में है। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स पोजीशन है। अब जब भी इसके अंदर हम लोग स्कैन करेंगे ना, तो हमने हर ऑर्गन जोन सा है उसके दो व्यूज लेने होते हैं। एक हमने ट्रांसवर्स में लेना होता है और एक हमने लॉन्गिट्यूडनल में लेना होता है। तो ट्रांसवर्स हमारे पास कैसे होगा, जब प्रोब का जो पॉइंटर होगा वो आपकी तरफ होगा, और अगर ये प्रोब का जो पॉइंटर है, ये जो इंडिकेटर है, अगर ये फेस कर रहा है टुवर्ड्स द पेशेंट हेड, तो इसका मतलब है ये कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल पोजिशनिंग होगा। ठीक है। जिस तरह से अगर हम लोगों ने ब्लैडर को देखना है या फिर हमने स्प्लीन को देखना होता है, समटाइम्स किडनीज को देखना होता है, लिवर के हमारे पास दो व्यूज होते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हमें दो इसकी पोजीशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो उनसे होती है उसको हम लोग एक्सियल या फिर ट्रांसवर्स कहते हैं, जिसके अंदर प्रोब का जो इंडिकेटर होगा ये आपकी तरफ होगा। और दूसरी पोजीशन होती है लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग, जिसको हम लोग सैजिटल भी कहते हैं। और उसके अंदर क्या होगा कि प्रोब का पॉइंटर जो सा होगा वो पेशेंट के हेड की तरफ फेस कर रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशनिंग। क्लियर है सबको यहाँ तक? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सबको समझ आ गया? ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लिवर से। बेसिक चीजें जो उनसे थी, नोब्स, प्रोब की पोजीशनिंग, पेशेंट प्रिपरेशन, ये चीजें हम लोग अब देख चुके हैं कि एब्डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है। अब हम वन बाय वन अपने ऑर्गन्स उनसे उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक लिवर के एनाटॉमी देख लेते हैं। लिवर जो सा होता है, दिस इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसने ग्लाइकोजन को स्टोर करना होता है, रेड ब्लड सेल्स की डिकम्पोजिशन होती है, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है। और लिवर के अंदर इस चीज की कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। और लिवर की शेप कैसी होती है, इरेगुलर वेज शेप होता है, और ये कहाँ पर होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। और इसके साथ साथ हमारे पास जिन चीजों से हम लोग हमारे पास जिसके करीब लैंडमार्क्स होते हैं, दैट आर डायफ्राम, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये हमारे पास विस्करल पेरिटोनियम ने ओवरऑल इसको जो होता है, इसका जो कैप्सूल होता है उसको इसने ओवरऑल कवर किया होता है। कुछ ऐसे लिगामेंट्स होते हैं जिसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल लिवर की शेप होती है, इरेगुलर वेज शेप में होता है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ये कॉमन बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, पेटिक आर्टरी, अयोटा और आईवीसी।
देन उसके बाद पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस जोन सी होती है, दैट इज नॉट कवर्ड इन विद पैराटोनियम, और इसको हम लोग बेयर एरिया बोलते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ कोरोनरी लिगामेंट्स होते हैं जिसने इसको कवर किया होता है। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये हमारे पास एब्डोमेन का जब हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान ये जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है इस चीज को देखने के लिए कि आइदर लोब्स उनसे हैं लिवर के, बिकॉज इसी की वजह से ही उसकी पार्टीशन हुई होती है। ठीक है। फैल्सिफॉर्म। अब हमारे पास लिवर जोन सा होता है, इसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, और दोनों लोब्स के दरम्यान में हमारे पास फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। ये देखें, ये हमारे पास राइट लोब है और ये हमारे पास लेफ्ट लोब है। ठीक है। और ये इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, वो आ रहा है। और गॉल ब्लैडर जोन सा होता है, ये पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है। पोस्टीरियर का मतलब होता है यानी लिवर की बैक साइड पर लोकेटेड होता है। और ये हम सिर्फ तभी विजुअलाइज कर सकते हैं जब पेशेंट फास्टिंग के साथ होंगे। किसको? गॉल ब्लैडर की बात कर रही हूँ। ठीक है। ये अगेन, ये हमारे पास राइट लोब है लिवर का, ये हमारे पास लेफ्ट लोब है, और इसके सेंटर में हमारे पास फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है। ये इसके सुपीरियरली हमारे पास कोरोनरी लिगामेंट्स आ रहे हैं। डायफ्राम होता है जो कि हमारे पास एक बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, एक बहुत ज्यादा अच्छा लैंडमार्क होता है जिससे हम इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग जो सी है उसको देख सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद लिगामेंटम टीरीज, जो कि रेमिनेंट होता है किसका? अम्बिलाइकल वेन का, इसको हम लोग राउंड लिगामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब टोटल, अब जब हम लोग स्कैन करते हैं ना, तो ड्यूरिंग स्कैनिंग हमारे पास टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं लिवर के। ठीक है। हर सेगमेंट कौन सा होता है, उसका अपना वेस्कुलर सप्लाई होती है उसकी, यानी उसकी ड्रेनेज अलग होती है, उसका इनफ्लो अलग होता है, उसका आउटफ्लो जो सा होता है वो अलग होता है। अब हर सेगमेंट जो सा है उसकी अपनी वेस्कुलरिटी है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई है। अब जब हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं तो स्कैन के दौरान हमने इन चीजों को देखना है कि आइदर, अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कहीं पे एचसीसी प्रेजेंट है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो जब आपने स्कैन करना है तो आपने ये नहीं बताना कि लिवर के अंदर एचसीसी प्रेजेंट है, वो तो हमें भी पता है कि एचसीसी जो सा वो लिवर में ही होगा। यू हैव टू टेल कि उसको ब्लड सप्लाई किस रीजन से मिल रहा है, वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके पास कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है, आपने प्रॉपर उसको उसकी लोकेशन के साथ डिस्क्राइब करना है, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको हर सेगमेंट के बारे में आइडिया होगा कि कौन सा सेगमेंट कहाँ पर होता है और कौन सा सेगमेंट को ब्लड फ्लो जो होती है वो किस आर्टरी या वेन से मिल रही होती है। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो जितने भी सेगमेंट्स हैं उसकी पेरिफेरी के ऊपर उसका वेस्कुलर सप्लाई जो सा होता है वो कहाँ से मिल रहा होता है उसको, मेनली हेपेटिक वेन से। ठीक है। अब हमने ओवरऑल जो लिवर है उसको 3 प्लेन्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होती है राइट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन और अम्बलाइकल प्लेन। अब जो राइट हेपेटिक वेन है वो क्या करती है, लिवर को डिवाइड करती है राइट लोब इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर क्या होता है? अगली साइड, और पोस्टीरियर क्या होता है? पिछली साइड। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास राइट हेपेटिक वेन आ रही है। ठीक है। ये जो पर्पल में है ये हमारे पास मिडिल हेपेटिक वेन है, और ये हमारे पास लेफ्ट हेपेटिक वेन है। तो ये जो पर्पल में जो सी है ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से आ रही है। इसके अंदर इसके कुछ फॉरवर्ड, मतलब ये सेंटर है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर ये बॉक्स है ना, तो इसके सेंटर में हमारे पास मिडिल हेपेटिक वेन आ रही है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। इसको हम फ्रंट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीरियर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिछली साइड को पोस्टीरियर। तो राइट हेपेटिक वेन जोन सी होती है, हेपेटिक वेन जोन सी होती है, इसने ओवरऑल लिवर जोन से होता है उसको लोब, राइट लोब जोन सा होता है लिवर का, उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट में डिवाइड किया होता है। जो मिडिल हेपेटिक वेन होती है वो राइट, जो लिवर इनटू द राइट एंड लेफ्ट लोब और राइट एंड लेफ्ट हेमी लिवर, यानी राइट और लेफ्ट लोब्स के दरमियान में हमारे पास मिडिल हेपेटिक वेन होती है। ठीक है। और इस प्लेन के अंदर आईबीसी जोन सा होता है वो रन कर रहा होता है, गॉल ब्लैडर फोर्स आता है। अब ये देखें, जहाँ पे हमारे पास फाल्सिफॉर्म लिगामेंट आता है वहां पर ही बिल्कुल ये हमारे पास मिडल हेपेटिक वेन है, ये हमारे पास राइट लोब है लिवर का, और ये हमारे पास लेफ्ट लोब है लिवर का। और थर्ड हमारे पास अम्बिलाइकल प्लेन आता है, ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट से रन करता हुआ आईवीसी तक जाता है, और लेफ्ट लोब जोन सा उसका मीडियल पार्ट में डिवाइड करता है। सेगमेंटल एनाटॉमी थोड़ी सी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 होता है। ठीक है। जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, मतलब लिवर की बिल्कुल बैक साइड पर होता है। ये हमारा, हम लोग यूजली इसको असेस
नहीं करते, बिकॉज हमारे हमें ये नजर ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लेफ्ट लोब पर सबसे पहले आते हैं। लेफ्ट लोब का जो ये पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा है? सेकंड सेगमेंट। ये है हमारे पास थर्ड सेगमेंट। और फोर्थ सेगमेंट कौन सा है? उसके टू पार्ट्स होते हैं, 4A और 4B। देन उसके बाद ये हमारे पास राइट लोब की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास 6 सेगमेंट है, ये 7 सेगमेंट है, ये 8 सेगमेंट है, और ये 5 सेगमेंट है। 5, 6, 7, 8। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने सेगमेंट्स हो गए? 8 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और 8 सेगमेंट जोन से होते हैं, उसमें से फर्स्ट सेगमेंट जोन से होता है वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि वो पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है। और जो फोर्थ सेगमेंट है वो 4A और 4B में ओवरऑल डिवाइड है। देन अगर आर्टीरियल सप्लाई की बात की जाए, तो जो लिवर है उसको जो 75% ब्लड जो होता है वो पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन से मिल रहा होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो उसको हिपैटिक आर्टरी जोन से होती हैं, वो दे रही होती है। 75% लिवर में जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है? हिपैटिक पोर्टल वेन से। और रिमेनिंग जोन सा होता है वो कहाँ से आता है? हिपैटिक आर्टरी से। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है? यानी हम तो यहाँ पर आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो पोर्टल वेन कहाँ से आ गई? तो देखें, वेन जोन सी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जोन सी होती है वो कम होती है, यानी ऑक्सीजन पुअर होता है वो, ठीक है। बट उसके अंदर न्यूट्रिएंट जोन से होते हैं वो ज्यादा होता है। वेयर एज जो हिपैटिक आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जोन से होती है वो ज्यादा होती है, और न्यूट्रिएंट जोन से होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान की जो बॉडी है ना उसके अंदर जब ये चीज बनाई है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ देख के बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन जोन से होती है वो भी प्रॉपर मिल रही होती है, और न्यूट्रिएंट जोन से होते हैं वो भी प्रॉपर मिल रहे होते हैं। यानी लिवर की जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो कौन पूरी कर रहा होता है? हिपैटिक पोर्टल वेन। और बाकी जोन से होती है वो हिपैटिक आर्टरी जोन से होती है, वो उसको प्रॉपरली सप्लाई कर रही होती है। देन अगर हम यहाँ से देखें, पोर्टल वेन जोन सी होती है वो अपर और लोअर सेगमेंट दो में डिवाइड होती है। पोर्टल वेन जोन सी होती है राइट एंड लेफ्ट पोर्टल वेन, ये ब्रांच बना रही होती है सुपीरियरली, यानी एक उसकी ब्रांच ऊपर वाली साइड पर होती है और एक उसकी ब्रांच जोन सी होती है वो नीचे वाली साइड में होती है। और वो हर सेगमेंट के अंदर जोन सी होती है वो ब्लड सप्लाई जोन सा उसको प्रोवाइड कर रही होती है। आप इस वाले इमेज में देखें, ये हमारे पास ओवरऑल पोर्टल वेन है, ठीक है। ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब ये देखें, ये जो राइट पोर्टल वेन है वो यहाँ पे सब सेगमेंट्स में ब्लड फ्लो जोन से अपना वो प्रोवाइड करी, और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है। लेफ्ट जोन सी है वो लेफ्ट लोब में जा रही है, और राइट पोर्टल वेन जोन से वो राइट लोब में सब सेगमेंट्स के अंदर वो इक्वली डिवाइड होकर ब्लड सप्लाई जोन से उसको प्रोवाइड कर रही है। वेयर एज जो लेफ्ट हिपैटिक वेन है, लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है, ठीक है। कुछ ऑथर्स ने इसको क्लेम किया है कि ये सेगमेंट 2 और 3 के दरमियान में होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो ओवरऑल प्लेन जोन था वो इसका इल डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर कन्वर्ट क्लासिफिकेशन जोन से उसको देखा है, जिसके अंदर 2 और 3 जोन से होते हैं दैट आर यूजली रिमूव फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन दैट आर फॉर्म ड्यू टू द अम्बिलिकल फिशर। एक दफा यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन से हमारे पास निकलती है स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन से आती है पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन का भी हमने क्या पढ़ा कि 75% ब्लड जो उनसे होता है वो लिवर को कौन प्रोवाइड करी होती है? पोर्टल वेन करी होती है। देन उसके बाद अयोटा, सीलेक, एक्सिस, इसके ब्रांच होती है आगे से हिपैटिक आर्टरी, और हिपैटिक आर्टरी जो उनसे होती है वो रिमेनिंग ब्लड जो उनसे है वो लिवर को प्रोवाइड कर रही होती है। तो हिपैटिक आर्टरी और मेनली पोर्टल वेन जो सी है ये अपना रोल जो सा उसको प्ले कर रही होती है। अब जब भी आपने लिवर का, जब आपने ब्लड सप्लाई देखनी है या फिर आपने जब लिवर में आपने डॉपलर ऐड करना है, तो हमने मेनली इन वेसल्स को असेस करना है, इन वेसल्स को हमने इवेल्युएट करना है जिसके अंदर पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन हो। वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज के अंदर हमारे पास 3 हिपैटिक वेन्स होती हैं जो कि ड्रेन करती हैं आईवीसी के अंदर। और सिर्फ यही इसके अंदर हमारे पास होता है इसके अंदर, और जो वेन्स होती हैं उसके अंदर वाल्व्स होते हैं वो नहीं होते। बाकी हमने पढ़ा है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स हैं उनके अंदर वाल्व्स लगे होते हैं ताकि ब्लड जो सा है वो बैक फ्लो ना हो, यानी रिवर्स ना हो। लेकिन हिपैटिक वेन्स जो सी होती है उसके अंदर वाल्व्स जो से होते हैं वो
नहीं लगे हुए होते, और ये डायरेक्टली किसके अंदर ड्रेन करती हैं जाके, आईवीसी के अंदर। अब इसके लिए पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होगी कि पेशेंट को आपने बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, ठीक है, विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट। आपने पेशेंट से कहना है कि अपनी नीज जोन सी हैं उनको बेंड कर लें, इफ पॉसिबल तो एब्डोमेन के ऊपर उसको रिलैक्स कर लें। बट मोस्टली हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं जिसको पेशेंट जो होता है बिल्कुल सीधा लेटा होता है, ठीक है। और इसी प्लेन के अंदर ही, इसी पेशेंट की प्रिपरेशन के दौरान ही आपने गॉल ब्लैडर जो है उसको भी एग्जामिन करना होता है। बट समटाइम्स अगर हमें वो नजर नहीं आ रहा तो हम लोग पेशेंट को लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में लेटाते हैं। डिक्यूबिटस पोजीशन किसको कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट आधा लेटा होता है और आधा बैठा होता है। मशीन प्रिपरेशन, इसके अंदर हमारे पास आइडियल चॉइस कौन सी होगी, वो कर्वीलीनियर प्रोब होगा, ठीक है। लीनियर प्रोब जो है अपेंडिसाइटिस और पीड्स या फिर आप हर्नियास को देखने के लिए कर सकते हैं। मशीन की प्लेसमेंट, अगेन मशीन जोन सी होगी आपकी राइट साइड पे प्रेजेंट होगी और आप लेफ्ट हैंड से मशीन जोन सी है उसको ऑपरेट कर रहे होंगे। दिस इज द पोजिशन, सुपाइन पोजिशन में आपने पेशेंट का स्कैन करना है। राइट हैंड में आपके प्रोब होगा, लेफ्ट हैंड हमेशा आपका फ्रीज के बटन पर होगा। ऑलवेज डू ट्राई कि जब भी आपने स्कैन करना है तो आपकी थ्री फिंगर जोन सी हैं ये प्रॉपर होंगी, और आपकी जो लिटिल फिंगर है वो हमेशा पेशेंट की स्किन के साथ लग रही होनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि उसके साथ प्रोब की जो ग्रिप होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जल की वजह से प्रोब जो है वो फिसल जाता है, तो पेशेंट के सामने ये चीज जो होती है बहुत ज्यादा बुरी लगती है, एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऑलवेज अगर आप लोग बहुत ज्यादा बिगनर्स हैं तो कोशिश करें सबसे पहली चीज तो हाथ में ग्लव्स पहने। दूसरी चीज ये है कि आपने हमेशा जो आपकी लिटिल फिंगर है वो पेशेंट की स्किन के साथ अटैच हो रही होनी चाहिए, उससे जो आपकी प्रोब की ग्रिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, प्रोब जो सा होगा वो हाथ से फिसलेगा नहीं। देन उसके बाद आपने जब भी स्कैन करना है तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग लिवर जोन सा उसको देखते हैं। अगर आपको किस तरह की कोई पैथोलॉजी फील होती है तो आपने पेशेंट को एल एफ टीज जोन से हैं वो रिकमेंड करने हैं। और अगर एल एफ टीज के साथ ही पेशेंट आपके पास आया है और आपको वो कह रहे हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है और आपने जब टेस्ट देखे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सस्पिशियस लग रहा है और आपने पेशेंट का स्कैन जो है उसको स्टार्ट किया, तो हमारे पास जो ओवरऑल हम लोगों ने राइट लोब जोन सा है उसको हमने माइंड में रखना होता है। अब जो हम लोग लिवर का स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास लिवर को स्कैन करने के लिए दो पोजीशंस होती हैं। एक होती है एपी व्यू जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, और दूसरा होता है हमारे पास सीसी व्यू जिसको हम कहते हैं क्रेनियो कॉर्डल व्यू, ठीक है। अभी हम दोनों को देख लें कि दोनों कैसे होते हैं और उनको हम लोग किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। लिवर का साइज कौन सा है वो वेरी करता है, पेशेंट की एज क्या है, और आइदर वो मेल है या फीमेल है। और जो हेल्दी लिवर होता है वो उसकी अपर लिमिट हमारे पास 16 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 15, और ये हमें कहाँ पे नजर आता है, 5 to 11 इंटरकोस्टल स्पेसिस के दौरान ही हमें वहां पे उसके पास पास ही हमें नजर आता है। दूसरी चीज ये होती है कि 16 से अगर वो एक्सीड कर जाता है तो देन दिस विल बी नोन एज हिपेटोमेगाली। अब हमने बात की है कि एक हमारे पास एपी भी होता है और एक हमारे पास सीसी भी होता है, ठीक है। सीसी भी जोन सा होगा वो ये देखेंगे यहाँ पे 5 इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर 11th इंटरकोस्टल स्पेस के दौरान हमारे पास यहाँ पे इस तरह से सीसी व्यू आता है। और एक हमारे पास एपी व्यू होता है, यहाँ सीसी व्यू जोन सा होता है वो हम लोग यहाँ से लेते हैं और एपी व्यू जोन सा होता है वो हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब आपने जब भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है कि आपने लिवर की मेजरमेंट लिया तो यू हैव टू टेल कि आपने किस व्यू में लिया, आइदर वो सीसी व्यू में लिया या एपी व्यू में लिया। देन उसके बाद आपने लैटरल अप्रोच से इसको स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले किन किन चीजों के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी रखनी है, साइज, सबसे पहले लिवर इज नॉर्मल इन साइज मेजरिंग 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमेशा आपने जो यूनिट है उसको लगाना नहीं भूलना, सेंटीमीटर की बात हो रही है आपने लिखना है 15 सेंटीमीटर। देन आपने उसके पेरेंट काइमा के ऊपर कमेंट करना, आइदर उसका पेरेंट काइमा जो है वो होमोजेनस है या फिर हेट्रोजेनस है। सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने उसका जो कैप्सूल कंटूर है वो कैसा है, ठीक है। और इसके अंदर आपने अकॉस्टिक विंडो को देखना है जरूरी। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हम लोग नोट डाउन करते हैं, अयोटा, आईवीसी, हिपैटिक वेन, पोर्टल वेन, ये सब चीजें जो सी होंगी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, बिकॉज हमने इसके ऊपर भी कमेंट, जब हम लोग लिवर का स्कैन करें तो फिर हमने इन सब चीजों को अपनी रिपोर्ट में, लिवर के जो आगे हमारे पास बॉक्स बना होगा इन सब चीजों के बारे में हमने कमेंट करना है कि आइदर ये नॉर्मल है, इसका ब्लड फ्लो नॉर्मल आ रहा है या नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोब आपके राइट हैंड में होगा, आपने उसको मिड एक्सिलरी लाइन पर रखना है 10 to 11th इंटरकोस्टल स्पेस के दौरान। पेशेंट का हेड, पेशेंट के हेड की तरफ जो प्रोब का इंडिकेटर होगा वो होगा। आपने पेशेंट से कहना है कि अपना जो राइट आर्म है वो अपने हेड के नीचे रखें ताकि आपका जो विंडो है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए,
सबसे पहले आपने एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर इस तरह से प्रोब को रखना है, जिसके अंदर प्रोब का जो पॉइंटर होगा वो आपकी तरफ होगा। आप जब ऐसे रखेंगे तो आपको लिवर का लेफ्ट लोब नजर आए। ठीक है। अब हमारे लिए जो बेसिकली सबसे आइडियल चॉइस होती है वो होती है एपी। वो कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। ये हमें डायफ्राम नजर आ रहा है। पेशेंट से कहना है कि अपनी ब्रीथ जोन से उसको होल्ड करें। ठीक है। अच्छे से पहले एक दफा इनहेल करें, फिर एक्सहेल करें। अब आपने पेशेंट से कहना है कि अपना सांस रोकें। वो जैसे ही अपना सांस रोकेंगे, आपको इस तरह से सबसे पहले एज नजर आ रहा है डायफ्राम का, आपने प्रोब को इस तरह से रखना है कि प्रोब का जो इंडिकेटर है वो पेशेंट के लेफ्ट शोल्डर की तरफ जा रहा हो। ठीक है। इंडिकेटर कहाँ पर होगा? 2 o'clock पोजीशन पे, पेशेंट के राइट शोल्डर की तरफ। ठीक है। और बिल्कुल आपने इसको डायफ्राम के नीचे रखना है। ठीक है। जैसे ही आप इसको डायफ्राम के नीचे रखेंगे, ये हमारे पास कौन सा व्यू होगा? एपी व्यू होगा। ठीक है। फिर आपने इसको थोड़ा सा प्रोब को ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा प्रोब को नीचे लेकर आना है, और आपने एक प्रॉपर इमेज जोन सी है उसको यहाँ पे बनाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एपी व्यू हमारे पास कैसा होता है। ये देखें, इस तरह से आपको जो नजर आएगा, तो ये हमारे पास होता है एपी व्यू। ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है एपी व्यू। एपी व्यू के अंदर हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू के अंदर हमारे पास थोड़ा सा गॉल ब्लैडर आता है, हिपैटिक वेन्स जोन सी होती हैं वो आती हैं, आईवीसी जोन सी है वो आती है, राइट हिपैटिक वेन आती है। और ये आप लोग कैसे करते हैं? जब बिल्कुल फोस्टल मार्जिन के आप बिल्कुल नीचे अपने प्रोब को ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन के अंदर रखते हैं, और पेशेंट को अपने कहने की एक डीप ब्रेथ लेनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं ड्यूरिंग एपी व्यू, और इसको हम मेजर करने के लिए, ये हमारे पास जो ब्राइट इकोजेनिक एरिया आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? डायफ्राम। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। अब हमें पता है कि ये इस तरह से लिवर ओवरऑल आ रहा है, तो आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना, इसके बिल्कुल एज तक। लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं भी आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगी, आपने ज्वाइन करना है इसको। एपी व्यू सबको समझ आ गया? ठीक है। देन अगेन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जी एपी मैम। को हमने लेना है, उसके अंदर हमने प्रोब को, ये देखें, जैसे पेशेंट डीप ब्रीथ होल्ड करेगा, आपका प्रोब का जो इंडिकेटर होगा पेशेंट के राइट शोल्डर की तरफ होगा, और इस तरह से आप प्रोब को इस तरह से नहीं पकड़ना। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रोब को गलत तरीके से पकड़ा।